आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी चैप्टर। और उस चैप्टर में बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। और उस क्रम में पिछली क्लास में हालांकि मैंने कहा था कि ये लास्ट क्लास होगी, लेकिन उसमें 2-4 क्वेश्चंस कुछ रह गए थे, एक आध क्वेश्चन लंबे थे उनको करवाने में। लेकिन आज की क्लास जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास है। बस यहीं पर हम हाइट एंड डिस्टेंस को खत्म करेंगे और उसके बाद हम फिर हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जो भी आपका होगा उस क्रम में। तो आइए आज का सवाल हम देखते हैं। जो भी 2-3 सवाल हैं वो कैसे किए जाएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको और समझिए और फिगर बनाया जाए, फिर सॉल्व किया जाए। सवाल में कहा गया है h मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से h मीटर ऊंचा एक भवन है। इस भवन मतलब घर, इस घर की चोटी यानी सबसे ऊपर वाले पॉइंट और पाद यानी सबसे नीचे वाले पॉइंट से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। मतलब एक तरफ एक मीनार खड़ी हुई है, दूसरी तरफ एक घर बना हुआ है। घर जो है, भवन जो है, भवन की चोटी से अगर मीनार की चोटी को देखा जाए तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनता है। और इसी भवन के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट से अगर मीनार की चोटी को देखा जाता है तो उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है, कितनी है मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी, वो इतनी आनी चाहिए। तो लगा चुके हैं आप ऐसे सवाल। चलिए फिगर बना के शुरू किया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक धरातल बना लीजिए। ये धरातल बना लिया, इस धरातल पर ये मीनार बना ली हमने और इसको थोड़ा सा नजदीक कर दीजिए। यहां पर एक भवन बना लीजिए। इस भवन का शिखर ये है। इस शिखर से जब हम मीनार की चोटी को देखते हैं तो उन्नयन कोण एक बनता है अल्फा। तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, तो ये हमने खींच ली। ये वाला एंगल हमको अल्फा दिया है। इस भवन के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट से जब हम मीनार की चोटी को देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है बीटा। तो इसको मिला दीजिए, ये वाला एंगल आपका बनता है बीटा। भवन की ऊंचाई h मीटर ऊंचा भवन है। ये कैपिटल H इसमें दे रखा है, इसमें स्मॉल h दे रखा है, दोनों को सेम करिएगा। तो इसको स्मॉल h कर लीजिए, या फिर अगर ये कैपिटल रखेंगे तो इसको भी कैपिटल कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम है। तो भवन की ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है, h दे रखी है। मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो मीनार की ऊंचाई आप मान लीजिए कुछ। मीनार की ऊंचाई आप कितनी मान लीजिए, h मान लीजिए, कैपिटल H। ठीक, ये स्मॉल h है तो ये भी स्मॉल h होगा। ये भी स्मॉल h होगा। ये कैपिटल H है, नीचे वाला स्मॉल h है, तो पूरा कितना हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा। नाम रख लीजिए इनके कुछ। PQ मीनार हो गई, B भवन हो गया। इस एक पॉइंट को M मान लीजिए बस। ठीक, इस डिस्टेंस को आप कुछ मानना चाहें मान लीजिए, x मान लीजिए, दोनों x हो जाएंगे। ये डिस्टेंस आप x मान लीजिए तो ये भी x हो जाएगी। कुछ है नहीं सवाल में, 2 समकोण त्रिभुज आपको दे रखे हैं, दोनों आपको बारी बारी से यूज करने हैं। तो आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले लिखेंगे माना इसको स्मॉल h कर लीजिएगा। माना मीनार की ऊंचाई कैपिटल H है, इसलिए तथा
जो x माना है वो भी लिख लीजिए, तथा am बराबर bq बराबर x। फिर लिखेंगे गिवन, क्या दे रखा है, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी AB बराबर स्मॉल h दे रखी है। लिखेंगे इसलिए QM बराबर AB के है, क्योंकि इसलिए h हो जाएगा, इसलिए QM अगर h हो जाएगा तो पूरा कैपिटल H है, उसमें से नीचे वाला h घट जाएगा तो PM आ जाएगा। इसलिए लिखेंगे PM बराबर कितना हो जाएगा, PM बराबर हो जाएगा PQ माइनस QM। तो PM बराबर आपका हो जाएगा, ये है कैपिटल H और माइनस ये है स्मॉल h। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। अब दो समकोण त्रिभुज आपके पास हैं, दोनों बारी बारी से ले लीजिए। समकोण त्रिभुज अल्फा ले लीजिए, पहले पूरा ले लीजिए, PQB में या BQB में क्या लेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा के लिए लंब आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, पूरी वो होगी लेंथ PQ और अपॉन BQ। कितना हो जाएगा, tan बीटा बराबर PQ का मतलब H और BQ का मतलब X, यानी X यहां से कितना आ जाएगा, H अपॉन tan बीटा इक्वेशन नंबर 1। X की वैल्यू आपको आ गई, X की वैल्यू जहां पर हो आप, X जहां पर भी आएगा वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। फिर आप दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज AMP में, AMP में क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू PM अपॉन AM, tan अल्फा इक्वल टू PM अपॉन AM हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, PM का मतलब है कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन AM का मतलब है X। X इधर ले आइए, X tan अल्फा इज इक्वल टू H माइनस स्मॉल h। X की वैल्यू रख दीजिए कैपिटल H अपॉन tan बीटा, X की वैल्यू हो गई इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। आपको कैपिटल H चाहिए, इसलिए आप क्या करें, कैपिटल H को एक तरफ करें और स्मॉल h को एक तरफ करें। तो कैपिटल ये स्मॉल h को इधर लेकर आइए, प्लस में हो जाएगा, और ये उधर ले जाइए, तो कैपिटल H ये रहा, माइनस में उधर चला जाएगा तो माइनस H tan अल्फा अपॉन tan बीटा। ये कैपिटल H बना रहा, ये पूरा टर्म उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और ये स्मॉल h इधर आ जाएगा तो कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। H कॉमन मिल जाएगा इसमें, tan बीटा एलसीएम मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू H, यानी कैपिटल H बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल h इंटू tan बीटा, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, आ गया। ये सवाल में कुछ बहुत खास नहीं था, ये पुराने क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लगा चुके हैं कि, लेकिन आ गया था तो लगवा दिया गया आपको। तो इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाते हैं। देखिए अगले सवाल को पढ़िए, समझिए और इसका फिगर बनाइए, फिर लगाया जाए। अगला सवाल कह रहा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है
तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी कुछ खास नहीं है। देखिए सवाल को पढ़कर आप फिगर बनाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सवाल में कुछ नहीं है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, एक प्रकाश स्तंभ है, उसके शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। खास बात यह है कि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर दोनों जहाज हैं और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे 50 मीटर है। प्रकाश स्तंभ के एक ही तरफ दो जहाज हैं, उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी 50 मीटर है। उन दोनों जहाजों के अवनमन कोण जो है प्रकाश स्तंभ से जब जहाज को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपको बतानी है। ऐसे खूब सवाल आप लगा चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि आ रहा है सवाल तो छोड़ते नहीं बनता है। तो चलिए आ गया है तो लगा लीजिए। एक समुद्र बना लीजिए, ये रहा समुद्र और ये रहा समुद्र में खड़ा प्रकाश स्तंभ और ये रहे समुद्र में स्थित दो जहाज ए और बी। ठीक, ए और बी, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी है 50 मीटर। ये सवाल में दे रखा है। अवनमन कोण बन रहा है तो ऊपर आप क्या करिए, क्षैतिज लाइन बना लीजिए। इस प्रकाश स्तंभ से यहां से जब देखा जाता है जहाजों को तो अवनमन कोण बनते हैं। एक एंगल ये बनता है और एक एंगल ये बनता है। ऐसे देखा था, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो एक एंगल आपका ये बनता है 30 डिग्री का और एक एंगल ये बनता है 45 डिग्री का। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी, ये ऊंचाई आपको निकालनी है। तो इनके नाम रख लीजिए, ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपको बतानी है तो ऊंचाई आप मान लीजिए, स्मॉल एच या कैपिटल एच कुछ भी मान लीजिए, कैपिटल एच मान लीजिए। ये ऊंचाई आपको निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। दिखेगा ये कलर? बिल्कुल दिखेगा। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कैपिटल एच है, हमने मान लिया। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, सबसे पहले कौन सा, कोई भी ले लीजिए। सबसे पहले आप ले लीजिए बी सी डी में tan 45 लेंगे। tan 45 इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी है। 1 इक्वल टू हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1, सी डी की मतलब सी डी की वैल्यू h और बी सी पता नहीं, तो यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई h, इक्वेशन नंबर 1। सी डी अपॉन बी सी, लंब बटे आधार, सी डी का मतलब है h, बी सी आपको मालूम नहीं, बी सी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी सी की वैल्यू आ गई h, यानी जहां भी बी सी होगा वहां पर हम h यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज एसीडी में, एसीडी क्या कहता है, tan 30 इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। tan 30 का मतलब 1 अपॉन √3, सी डी का मतलब कैपिटल H और ए सी का मतलब ए बी प्लस बी सी। जो ए सी पूरी भुजा है ये ए सी, इसको ए बी प्लस बी सी में तोड़ सकते हैं, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू √3h।
ए बी की वैल्यू है 50, बी सी की वैल्यू है कैपिटल H समीकरण 1 से, और ये है √3H। इस H को उधर भेजिए तो 50 बराबर हो जाएगा, H उधर जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा √3 और माइनस ये H जाएगा, इसकी जगह पर 1H। कैपिटल H इक्वल टू कितना आ गया 50 बटे √3 माइनस 1, 50 बटे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। H बराबर हो जाएगा 50 इंटू √3 प्लस 1 बटे a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर यानी 3, और माइनस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1। 3 माइनस 1 का मतलब 2, 2 से 50 कट जाएगा, बचेगा 25। √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732 प्लस 1, 25 गुणे ये हो जाएगा 2.732। 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, 5 बचेगा, 25 तियां 75, 75 और 5 हो जाएगा 80, 8 बचेगा, 25 सते कितना होता है 25 सते 175, 25 चौको 100, 3 175, 175 में 8 जुड़ेगा 183 हो जाएगा 183, इसका 3 बचेगा, 18 3 रहेगा 18 बचेगा, 25 दूना 50 और 50 और 10 60 और 68 3, यानी H बराबर कितना आ जाएगा 68.3 मीटर्स। ये आ जाएगा उसका प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। ये आपका आंसर होगा। कहीं कैलकुलेशन अगर कुछ मिस्टेक होती तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैलकुलेशन इतना नहीं चेक किया कर मिलेगा यहाँ पे। तो इस सवाल को नोट करिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो चलिए अगला सवाल हम वो लगा लेते हैं जो थोड़ा सा पूरे चैप्टर से ही अलग है आपका, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बाद में लगवाया जाएगा, 3rd डायमेंशन का फिगर बनता है उसमें। ये है सवाल आपका, देखिए ध्यान से समझिएगा इस सवाल। कहा गया एक टावर के दक्षिण में स्थित एक बिंदु पर टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण अल्फा है, पूर्व में स्थित बिंदु बी से उन्नयन कोण बीटा है, ए बी बराबर डी है, तब सिद्ध कीजिए टावर की ऊंचाई। सवाल लैंग्वेज में बहुत छोटा है लेकिन समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। आप अगर एक बात समझें कि क्या समझने के लिए है, तो जो डायरेक्शंस जानते हैं आप, वो क्या जानते हैं पेपर पे, कागज पे आप जानते हैं ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, और ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका पूर्व होता है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये होता है। इस सवाल में जैसी डायरेक्शंस दे रखी उन डायरेक्शन से 2D फिगर बनना पॉसिबल नहीं है। कहा गया एक टावर है, तो एक टावर मान लीजिए आप ऐसे खड़ा कर देंगे, ये टावर खड़ा कर दिया आपने। अब कहा गया टावर के दक्षिण में स्थित बिंदु, तो टावर ये है और दक्षिण तो आप देख रहे हैं नीचे ही है, तो यहां पर है स्थित कोई बिंदु। अगर ये टावर है तो इस टावर से यहां पर स्थित किसी बिंदु से कोण बनेगा कैसे? तो इसका मतलब अब जो फिगर आपसे वो जब भी मीनार और घर की बात की जाती तो होता तो 3rd डायमेंशन ही है, लेकिन वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी होती थी, दिशाओं की बात नहीं की जाती थी, तो हम 2 डायमेंशनल फिगर बनाकर काम चला सकते थे। लेकिन इन्होंने प्रॉपर दिशाओं की बात कर दी है कि जो बिंदु है वो दक्षिण में लिया जाएगा, अगला बिंदु जो है वो पूर्व में लिया जाएगा। तो अब आपको 3rd डायमेंशन पर जाना पड़ेगा, मतलब मजबूर हो जाएंगे आप, बिना जाए बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा ये टावर आपने बना लिया और टावर के ठीक दक्षिण में कोई बिंदु है, वहां से अल्फा डिग्री का एंगल बनता है। तो टावर अगर ये है तो दिशाएं तो ये कहती हैं कि टावर के हिसाब से दक्षिण यहाँ है और यहां से एंगल आप बनाएंगे कैसे? तो अब यहां से एंगल बनाने के लिए टावर असल में जिस तरीके से होता था उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करने पड़ेगा। टावर अगर कोई है तो कागज पे फोटो थोड़े होगा, टावर अगर है तो कोई भी वस्तु जो है वो 3rd डायमेंशन पे होती है, 2 डायमेंशन पे नहीं होती। 2 डायमेंशन पे केवल चित्र होते हैं। चित्र जैसे ही वस्तु में बदलता है, अगर वस्तु वो बन जाएगी तो वस्तु यानी वो वस्तु होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा 3rd डायमेंशन पे होगा, 3रे डायमेंशन पे होगा। 3रे डायमेंशन का मतलब ये होता है लंबाई और चौड़ाई के बाद जो 3रा डायमेंशन बाहर की तरफ निकलता है आपका, इस पे जैसे आप बनाते हैं ना
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस ये ऐसे तिरछा थोड़े होता है। एक्स एक्सिस का मतलब है लंबाई, वाई एक्सिस का मतलब है चौड़ाई और जेड एक्सिस का मतलब है ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। किसी भी प्लेन से बाहर निकला हुआ, किसी भी प्लेन से बाहर निकला हुआ जो अक्ष होगा, जो एक्सिस होगा, वो जेड एक्सिस होगा। लेकिन इसको बाहर निकला हुआ बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको ऐसे गिरा के बना दिया जाता है। अभी गिरा हुआ बना है, लेकिन इसको आपको मानना नहीं है। ये जो लाइन ऐसे खींची, इस लाइन को आपको ऐसे नहीं मानना है। अपने मन में आपको सोचना है कि ये लाइन ऐसे ना होकर ऐसे। तो जब भी कोई डिस्टेंस इस वाली लाइन पे चली जाए, मान लीजिए कहा जाए इतनी दूरी चली गई, तो आप ये मत मानिएगा कि ये इस हम प्लेन पे चल रहे हैं। आप ये दिमाग में रखिएगा कि ये लाइन जो कि आप ऐसे खड़ी बना नहीं सकते हैं, वो आपने ऐसे गिरा दी है। लेकिन असल में एक ऐसी है, ऐसे खड़ी लाइन है। अगर खड़ी लाइन है तो जो इस पे दूरी चल रहे हैं वो इस पे ना चलकर हम कहाँ चल रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं कहीं। अगर यहाँ आए हैं तो हम यहाँ पे कहीं आए हैं। एक्स अक्ष पे चलना हो तो यहाँ चलेंगे, वाई पे चलना हो तो यहाँ चलेंगे। जेड पे अगर इस अक्ष पे अगर कहीं चल रहे हैं तो मन में अपने रखिए कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, लेकिन असल में यहाँ पर ना होकर यहाँ पर दूरी चल रही है। बात समझे? ये थर्ड डायमेंशन होता है। तो इस थर्ड डायमेंशन को यूज करके ही ये फिगर बन पाएगा। देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम यही अक्षों को ही बना लेंगे। तो क्या करिए, देखिए ध्यान समझिएगा। ये आपके हो गए एक्सिस, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। एक टावर खड़ा है। अब देखिए यहां पर आपको टावर खड़ा करना है। ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, यहां पर आपको टावर खड़ा करना है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू डायमेंशनल, वो क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो थर्ड डायमेंशन पे हमेशा होता है। जितने सवाल अभी तक आपने लगाए जिसमें मीनार थी, भवन था, जहाज था, वो सब थर्ड डायमेंशन पर ही हैं। लेकिन क्योंकि उनका जो डेटा था वो इस तरीके का दे रखा था कि उसको टू डायमेंशन पर बनाकर भी हम काम चला सकते थे, इसीलिए उसमें थर्ड डायमेंशन को एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ का डेटा जो है उसको आप टू डायमेंशन पे यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने थर्ड डायमेंशन जेड एक्सिस भी बना लिया। असल एक्सिस यही है जिस पर सारी वस्तुएं बनेगी और अभी तक पीछे वाली आपने बनाई है। इसी अक्ष पे वो असल वस्तुएं वो बनेगी। तो यहाँ पर आपको इस एक्सिस पर एक्चुअली बनाना पड़ जाएगा। तो देखिए एक टावर है, तो टावर इस ओ पॉइंट पर अगर एक टावर होगा तो ऐसे एक टावर खड़ा होगा। तो ये टावर हमने मान लिया, ये एक टावर है। ध्यान समझिएगा, ये एक टावर है। कहा गया है इस टावर के दक्षिण में स्थित कोई बिंदु, इस टावर के दक्षिण में स्थित कोई बिंदु है, इस टावर के दक्षिण में स्थित कोई बिंदु है। तो टावर के दक्षिण में स्थित बिंदु अगर कोई है तो टावर को आप ऐसे इमेजिन करिए, ठीक, और टावर को ऐसे इमेजिन करिए और बना लीजिए उधर को। इसको हटाइए, आप जेड एक्सिस को हटाइए, इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस मन में रखिएगा। देखिए टावर यहां पर जो है, ये टावर एक खड़ा हुआ। अब ये टावर जो खड़ा हुआ है इसको खड़ा इमेजिन करिए, लेकिन पलट दीजिए उधर को। तो ये एक टावर है पी। ध्यान समझिएगा, ओपी एक टावर है और टावर ये बना उस तरफ को है, लेकिन एक्चुअल में वहां नहीं है। इस पी को खींचकर आप यहां पे लाइए, ये टावर ऐसे खड़ा है। अपने मन में सोचिएगा कि ऐसे खड़ा हुआ टावर है। अब कहा गया है इस टावर के एक दक्षिण में एक बिंदु है। तो टावर जब ऐसे खड़ा है तो इस टावर के दक्षिण में, यानी यहां इधर कहीं कोई बिंदु होगा। तो इधर कहीं कोई बिंदु होने का मतलब यहां पर कहीं कोई बिंदु होगा। यहां पर जो भी बिंदु है, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको अल्फा दे रखा है। ठीक, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा आप। ये ओपी जो है, ये ओपी जो ऐसे बना हुआ, ये ऐसे ना होकर एक्चुअली ऐसे है। ये टावर है, ठीक। इस टावर के दक्षिण में एक बिंदु है, यहां पर हमने एक कोई पॉइंट मान लिया। इस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अल्फा है। तो इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण अगर आपको बनाना है तो इस लाइन को आप ऐसे मिलाएंगे यहां से। भाई जिस बिंदु से जिस बिंदु तक कोण आपको लेना होता है उस बिंदु से उस बिंदु को आप मिला देते हैं। तो ये टावर जो ओपी आपको बना हुआ दिख रहा है एक्चुअली वैसे ना होकर ऐसे ओपी टावर खड़ा हुआ है।
इस टावर के शिखर को जब हम इसके दक्षिण में स्थित इस बिंदु से देखेंगे तो ये ऐसे एक एंगल बनेगा, ये एक लाइन जाएगी, मतलब यहां से एक लाइन जाएगी और कहां तक जाएगी, टावर के शिखर तक, और ये आपका ओपी टावर है जो वहां बना हुआ है। तो यहां से इस शिखर तक जो लाइन जाएगी, ये वाला एंगल जो होगा, ये लाइन और इस लाइन, मतलब ये दक्षिण में जाने वाली एक लाइन हो गई, और यहां से इस बिंदु को जब आप देखेंगे तो ये कोण बनेगा, तो यानी ये वाला कोण, मतलब कहने का इस लाइन और इस बिंदु से P, ये P है आपका पॉइंट, ध्यान रखिएगा ये P है, ये OP जो आपका पिलर था इसी को हमने खड़ा कर दिया, तो ये पॉइंट P है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण होगा, ये वाला कोण जो होगा, ये कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक, अब इतना ही समझाया जा सकता है भाई, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा रहा, इतने में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी समझाने की आपको। ये ओपी आपका टावर हो गया, इस टावर को आप खड़ा इमेजिन करिए, ओपी के दक्षिण में एक पॉइंट यहां पर मान लीजिए, और यहां पर जब आप एक पॉइंट मानेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को इसका कलर चेंज कर दीजिए, दक्षिण में स्थित ये बिंदु है, इस बिंदु से जब हम टावर के शिखर को देखेंगे तो टावर आपका ओपी जो है ऐसे है, इस बिंदु P को इस बिंदु से टावर के शिखर बिंदु P को जब आप देखेंगे तो ऐसे एक लाइन जाएगी, तो इस बिंदु से टावर के शिखर P को मिला दीजिए, P आपका इमेजिन करने पर यहां है और दिखने में यहां है, तो इसको मिला दीजिए, ये एंगल जो है आपको ये अल्फा दे रखा है। ठीक है, ये एंगल कितना दिया है, अल्फा दिया है। इसमें समझने वाली बात आपकी ये है, इसमें समझने वाली बात है कि क्योंकि ये ओपी टावर है तो टावर ऐसे खड़ा हुआ, और ऐसे खड़ा होने का मतलब ये जो लाइन ओपी आपको इधर दिख रही है, ये ओपी एक्चुअली ऐसे होगी, और जब ओपी ऐसे होगी तो ये ओपी और इस वाली रेखा के बीच का कोण कितना है, ये सम कोण पर है ना ये वाला, यानी ये वाला एंगल 90 होगा, ये समझने वाली बात है बस। ये वाला एंगल 90 है, समझने वाली बात है। उसके बाद कहा गया है टावर के पूर्व में एक बिंदु है, तो टावर ये है, इसके पूर्व में बिंदु यहां कहीं होगा, यहां पर एक बिंदु है। अब फिर वही बात है, टावर आपका बना ऐसे दिख रहा है लेकिन है तो ऐसे, तो पूर्व में बिंदु जो ये वाला है, इस वाले बिंदु से जब टावर के शिखर यानी P को देखते हैं हम, तो ऐसे एक लाइन जाएगी, इस बिंदु से P को मिलाने वाली लाइन जाएगी, अब P क्योंकि बनाया आपने यहां पर है तो ऐसे लाइन जाएगी, और ये वाला एंगल जो है ये कितना है, बीटा दिया हुआ है। तो ये टावर जो बना हो, ये जो आपको ऐसे बना हुआ दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसे ना होकर ऐसे है, जब ऐसे है तो ये वाली लाइन यहाँ ना होकर यहाँ होगी, और जब यहाँ होगी तो ये ऐसे जो एंगल बनेगा ये बीटा बनेगा, और ये एंगल जब बनेगा बीटा तो फिर वही समझने वाली बात है कि पूर्व में जो ब्लैक लाइन है और जो टावर आपका ओपी रेड लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये ब्लैक लाइन पूर्व वाली और ये टावर आपका, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, और लेकिन ये टावर बनाया आपने इधर है तो एंगल 90 दिख नहीं रहा है, लेकिन होगा तो 90 ही वाला, होगा कि नहीं होगा, ये 90 होगा। फिर उसके बाद कहा गया AB बराबर D है, AB का मतलब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, सवाल में कहा गया है, और ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, D दे रखी है। ये इतनी कहानी है, इस बात को अगर आप समझ गए तो आप ये सवाल समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर से रिपीट करके देखिएगा। एक बार मैं लास्ट टाइम फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। एक टावर ओपी है, ओपी के दक्षिण में एक बिंदु A है, ओपी के पूर्व में एक बिंदु B है, दक्षिण वाले बिंदु से टावर के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण अल्फा बनता है, पूर्व वाले बिंदु से टावर के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण बीटा बनता है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो आपको टावर की ऊंचाई यानी कि h निकालनी है, ये h निकालनी है। फिगर बनाने में हमने क्या किया, टावर को हमने, जो कि टावर आपका ऐसे खड़ा हुआ होगा, उसको हमने ऐसे खड़ा ना मानकर गिरा हुआ मान लिया, इमेजिन करेंगे कि ये ऐसा खड़ा हुआ है, लेकिन फिगर में ऐसा बना लेंगे। जब जब आपको ओपी की जरूरत पड़ेगी तो पी को आप यहां कहीं मानेंगे, और जब पी को यहां कहीं मानेंगे
तो इस टावर, ये आपका ओपी टावर हो गया, इस टावर से दक्षिण में ये बिंदु ए हो गया। इस बिंदु से जब आप पी को देखेंगे तो एक ऐसे एक लाइन आएगी, ये एंगल आपका अल्फा बनेगा, ये एंगल अल्फा बनेगा, और इस ओए लाइन और इस टावर के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। लेकिन क्योंकि टावर बना नहीं सकते तो उसको गिरा दिया तो फिगर देखने में ऐसा लगने लगा। लेकिन जो समझी हुई बात है वो ये कहती है कि टावर और ओए के बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि टावर खड़ा हुआ है, ओए वाई एक्सिस है, तो टावर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 होगा, तो यानी टावर ये और वाई एक्सिस ये, इन दोनों के बीच का कोण 90, यानी ये वाला कोण 90 हो गया। इसके बाद टावर ऐसे खड़ा हुआ है, पूर्व में बिंदु बी है, बी से जब टावर के शिखर को आप देखेंगे तो बी से टावर का शिखर यानी ये, चित्र में टावर का शिखर यानी ये, तो बी से जब शिखर को मिलाएंगे तो ये वाला एंगल आपका बीटा हो जाएगा। टावर क्योंकि गिरा हुआ है तो ये वाला एंगल आपका बीटा हो गया। लेकिन फिर वही बात, टावर दिख रहा है गिरा हुआ, लेकिन एक्चुअली वो कैसा, ऐसे खड़ा होगा जेड एक्सिस पे, और ये जेड एक्सिस है, पूर्व वाला बिंदु एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच का कोण 90 होता है, तो टावर और ओबी लाइन के बीच का कोण 90 होगा। टावर है ये आपका, ओबी लाइन है ये, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 90 हो जाएगा। इसी फिगर को हम क्या कर देते हैं, फेयर एक बार बना लेते हैं और फिर हम सवाल को अपने लगाना शुरू करते हैं। जितनी बातें आपको समझाई गई हैं बस वही सारी चीजें आपको करनी है। इसी फिगर को एक बार फिर से फेयर बना लिया जाए। देखिए इधर बना लें, उस तरफ सवाल लगा लेंगे। ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस। ये ओपी टावर हो गया। ये ओपी टावर हो गया। ये दक्षिण में कोई बिंदु हो गया जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। फिर उसके बाद पूरब में ये कोई बिंदु है, ये इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए। यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बीटा है। ये वाला एंगल जो होगा ये 90 होगा, और ये वाला एंगल जो होगा ये भी 90 होगा। ठीक, ये डिस्टेंस जो आपको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। आपको निकालना क्या है, ओपी। चलिए शुरू किया जाए। ये आपका फेयर फिगर हो गया। ओपी आपको निकालना है, तो ओपी टावर की ऊंचाई निकालनी है, इसको आप एच मान लीजिए। जितनी कहानी हमने अभी समझी है इसमें, उसमें से कुछ कुछ लिखने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना टावर ओपी है,
माना टावर ओपी है, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक, लिखेंगे ये z एक्सिस पर होगा, ये OP जो है z एक्सिस पर होगा। अब लिखिएगा गिवन क्या दिया है, AB बराबर D दिया है और एंगल, बस इतना ही रखिए। अब देखिएगा, लिखेंगे क्योंकि OP लंब है OA पर, OP टावर है, OA जो है वो क्या है, y एक्सिस है, तो OA पर लंब है। OP लंब, OA का मतलब क्या है, z एक्सिस लंब होता है y एक्सिस पर। भाई OP क्या है, OP z अक्ष है, या ऐसे लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए OP का मतलब क्या, z अक्ष, और OA का मतलब क्या, y अक्ष। तो OP क्योंकि टावर है z अक्ष पे होगा और OA जो है वो y अक्ष पर चली गई दूरी है, दक्षिण में कोई बिंदु दिया गया है, तो OP और OA परस्पर लंबवत है। अगर लंबवत हैं तो त्रिभुज जो बनेगा आपका AOP, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब एंगल AOP बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए समकोण त्रिभुज AOP भी, AOP जब समकोण त्रिभुज लेंगे तो उसमें tan अल्फा यूज करेंगे। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा के लिए लंब आपका OP हो जाएगा और बटे आधार आपका OA हो जाएगा। OA बराबर कितना हो जाएगा, OA इधर आ जाएगा, tan नीचे आ जाएगा, तो OP का मतलब कितना है, OP आपने माना है h, OA इधर आया, tan नीचे गया, तो h के नीचे tan गया, तो h cot अल्फा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 OA की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इतनी ही बातें आप उसमें भी रख दीजिए तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, त्रिभुज OBP में देखिए, आपका OB जो है वो OP पे लंबवत होगा, इसी प्रकार OP लंब होगा OB पर। क्यों, क्योंकि OP क्या है, z अक्ष, और OP क्या है, x अक्ष। OP और OB अगर लंबवत होंगे तो इसका मतलब एंगल BOP बराबर, क्योंकि OP जो है z अक्ष पर है और z अक्ष और x अक्ष लंबवत होंगे तो OP और OB लंबवत होंगे, तो BOP बराबर 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, यही समकोण त्रिभुज ले लीजिए BOP में। BOP जो कि आपको दिख नहीं, लग नहीं रहा समकोण त्रिभुज, लेकिन आपने सिद्ध किया है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो tan बीटा लेंगे। बीटा के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा OP परपेंडिकुलर, और आधार क्या होगा, OB। OP अपॉन OB। ठीक, यहां से OB कितना आ जाएगा, OP का मतलब h, और tan बीटा नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो cot बीटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। आपको OA पता चल गया, OB पता चल गया, AB आपको पहले से पता है। तो देखिए जरा इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOB को देखिए, AOB ट्रायंगल AOB को देखिए, AOB, AO जो है y एक्सिस है और OB जो है वो x एक्सिस है, और x एक्सिस और y एक्सिस में दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, तो AOB भी समकोण त्रिभुज बनेगा।
जब ए ओ बी समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ओ ए निकाल लिया है, ओ बी निकाल लिया है और ए बी आपको पहले से पता है। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये तो होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वैल्यू रख दीजिए सबकी। तो ओ ए स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू आपने निकाली एच स्क्वायर एच कॉट अल्फा, तो ओ ए स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ओ बी स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, और ए बी स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर। ठीक, हमको निकालना क्या, एच निकालना है। एच अगर निकालना है तो एच आप ले लीजिए कॉमन, एच आप ले लीजिए कॉमन। इसमें सवाल में कुछ मिसप्रिंट है, सवाल में देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा नहीं, प्लस कॉट स्क्वायर बीटा प्रूफ करना होगा। ठीक, तो इसको आप क्या करिए, इन दोनों में एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एच स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर आएगा, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, यानी एच इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो डी स्क्वायर का डी हो जाएगा और ये रूट के अंदर चला जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ये आपका प्रूव हो गया। आपको उसकी ऊंचाई निकालनी थी, वो आपको आपकी आ गई, एच बराबर डी अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ये आपका सवाल समाप्त हुआ। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये अभी तक का। बेहतरीन क्या, सबसे कठिन, सबसे अलग सवाल था, क्योंकि थर्ड डायमेंशन पे इसका फिगर बनना था, तो इसलिए इस सवाल को समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसको आप समझिए और लगाइए सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। लास्ट क्वेश्चन एक ये बचा है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है, एक झील से एच होगा, यहाँ पर एक झील से एच मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से बादलों का उन्नयन कोण अल्फा है तथा इसकी झील में परछाई का अवलंबन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि इस बिंदु से बादल की दूरी इतनी होगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के दो सवाल आप लगा चुके हैं। एक तो सेम यही क्वेश्चन प्रूव कर चुके हैं आप, मतलब सेम यही डिजिट, अल्फा एंगल, बीटा एंगल और एच ऊंचाई, और यही आप निकाल कर लेकर आए थे। तो एक सवाल आप ऐसा लगा चुके हैं और एक इसको आपने इसकी न्यूमेरिक वैल्यू वाला सवाल भी आपने लगाया है। तो इस तरीके से ये सवाल आपका रिपीटेड है और यही लास्ट क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये आपका आज का लास्ट सोल्यूशन है। बस इसी सवाल के साथ आपकी हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होती है, पूरी होती, कंप्लीट होती। मेरी तरफ से हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पॉसिबल थे, जो हो सकते थे, जिसमें कोई भी टाइप आपका मैंने अपने हिसाब से नहीं छोड़ा है, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इतने सवालों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका सवाल एग्जाम में किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है, अगर इतने सवालों की आपकी बेहतरीन तैयारी होती है। तो इन सवालों को आप तैयार करिए, हाइट एंड डिस्टेंस के, और जो भी पीछे के चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए। हम लोग आज की क्लास को तो अब क्योंकि सवाल इसमें बचे नहीं तो इसको खत्म किया जाता है यहीं पे, और हम लोग फिर अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, देखेंगे जो भी चैप्टर होगा उस नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, क्लासेस को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए क्लासेस को। आप अपना सपोर्ट जो है क्लासेस के साथ बनाए रखिए। बाकी हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से रेगुलर क्लासेस में। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं नए चैप्टर में, नए चैप्टर की नई क्लास के साथ अगली बार। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।